हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगी हुई कविता अकाल दर्शन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाल दर्शन जो कविता है इसके रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल, और ये कविता धूमिल के संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है। और इस काव्य संग्रह का प्रकाशन 1972 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग इस कविता की पृष्ठभूमि की बात करें, यानी कि ये कविता जिस समय रची गई थी उस समय की परिस्थितियों की बात करें, तो उस समय देश में उथल पुथल मची हुई थी। गरीबी हटाओ के नारे लग रहे थे देश में, और जनसंख्या नियंत्रण पर बात की जा रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंदिरा गांधी का शासन था। तो ये चीजें याद रखेंगे आप लोग। ये पृष्ठभूमि है इस कविता की, और इन सारी ही चीजों को कवि ने इस कविता में उठाया हुआ है। अब अगर हम लोग इस कविता की बात करें तो इस कविता में कवि ने अकाल पर विचार किया है। यानी कि जैसे कि इस कविता का नाम है अकाल दर्शन, तो इस कविता में कवि ने अकाल पर विचार किया है। अकाल पड़ने के पीछे के कारण या व्यवस्था पर विचार किया है। इस कविता में जिस अकाल की बात की जा रही है वो अकाल है, वो कृत्रिम अकाल है। यानी अकाल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक अकाल, और दूसरा होता है कृत्रिम, या जिसे कहते हैं मानव जनित अकाल। तो इसमें जिस अकाल की बात करी जा रही है वो कृत्रिम अकाल है। एक कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी अकाल और उसके बाद, उसमें प्राकृतिक अकाल की बात की गई, और इस कविता में कृत्रिम अकाल की बात करी गई। यानी ये मानव जनित अकाल है, इसे मानव के द्वारा लाया गया है। इस कविता में दो लोग जो है वो आए हैं। एक तो स्वयं कवि हैं और दूसरा है एक चालाक आदमी। ये जो चालाक आदमी है ये सत्ता या व्यवस्था है, या प्रशासन आप कह सकते हैं। तो ये प्रतीकात्मक कविता है, इसमें आप लोग प्रतीकों को जरूर याद रखेंगे। इसमें जो व्यंग किया गया है इसे जरूर याद रखेंगे आप लोग। तो चालाक आदमी कौन है? वो सत्ता या व्यवस्था या प्रशासन है। अब चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, यह वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सख्ती में छोड़ आती है। इस कविता का प्रारंभ ही जो है वो एक प्रश्न से होता है। धूमिल की आप लोगों ने कविताएं पढ़ी होंगी तो इनकी ज्यादातर कविताएं जो है वो प्रश्न शैली में लिखी गई, यानी उस कविता में आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो उसी तरह के इस कविता का आरंभ भी एक प्रश्न से होता है कि भूख कौन उपजाता है। यानी यहाँ पर भूख जो है वो उपजाई जा रही है, यानी जैसे फसलें उत्पन्न की जाती हैं उसी प्रकार से अन्न उत्पन्न किया जाता है। उसी प्रकार से कवि कह रहे हैं कि भूख जो है वो कौन उत्पन्न करता है, अर्थात भूख को उत्पन्न करने वाला कौन है? वह इरादा यानी वह इच्छा जो इसको और ज्यादा बढ़ावा दे रही है, तरह देता है यानी और ज्यादा बढ़ावा दे रही है, या वो राजनेता या वो स्वार्थी व्यवस्था जो इसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है जनता के सामने, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सख्ती में छोड़ आती है, या वो गरीबों के प्रति घृणा, व्यवस्था की वो गरीबों के प्रति घृणा जिन्होंने जिन्होंने क्योंकि सत्ता जो है उसने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, वो जनता की समस्याओं को देख ही नहीं रही, उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और जनता को क्या कर रही है, बाजार में छोड़ आती है, जहां उनके पास पेट भरने तक के लिए साधन नहीं है और वो भूखे मरने के लिए मजबूर है। घास की सट्टी आप कह सकते हैं कीचड़ में या बाजार में उसको छोड़ आती है, व्यवस्था जनता को छोड़ देती है, उनको अपने हाल पर छोड़ देती है, भूखे मरने के लिए छोड़ देती है, जहां पर उनके पास कोई भी साधन नहीं है अपने जीवन यापन करने के लिए।
फिर आगे की पंक्तियां हैं, उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। यानी वो जो चालाक आदमी है या सत्ता या व्यवस्था प्रशासन है, उसने, कवि ने जब पूछा कि भूख कौन उपजाता है, उसने इस बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया। वो बिल्कुल चुप है, उसने इस बात का कोई भी, कवि के प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसने क्या किया, उसने गलियों सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया। यानी वो कोई उत्तर नहीं दे रहा, और वो क्या कर रहा है, उसने गली सड़कों और घरों में जो बच्चे हैं ढेर सारे, उनकी ओर इशारा कर दिया। और ये बच्चे किस तरीके, बाढ़ की तरह फैले हुए हैं। यानी कि जिस तरह आपने देखा होगा, बाढ़ जब आती है तो पानी जो होता है एक अव्यवस्थित तरीके से फैलता है। तो उसी तरीके कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अव्यवस्थित तरीके से, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है उनकी, उस तरीके से फैले हुए हैं। उनकी तरफ इशारा करते हुए उसने क्या किया, वो हंसने लगा। मतलब उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि ये है भूख को उपजाने का कारण। यानी जो भूख उपज रही है, उत्पन्न हो रही है, या जो अकाल पड़ रहा, उसका कारण ये बच्चे हैं। यानी कहीं ना कहीं उसने, अर्थात उसने बोला कि जनसंख्या है इसका कारण, अकाल पड़ने का कारण जो है वो जनसंख्या है। और इशारा करके वो क्या कर रहा, वो हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। कवि फिर आगे कह रहे हैं कि मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि बच्चे तो बेकारी यानी बेरोजगारी के दिनों की बरकत है। आगे की पंक्तियां हैं, इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। रसद यहां पर होगी सामग्री खाने की। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। अब यहां पर कवि जो है वो कहते हैं कि मैंने उसका हाथ पकड़ा, यानी कि मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अर्थात सत्ता की ओर उंगली उठाते हुए कहा, यह समस्या के मूल कारण की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये तो बच्चे तो बेरोजगारी के दिनों की बरकत है। और इस बात से वे भी सहमत है, यानी जो प्रशासन व्यवस्था है वो भी इस बात से सहमत है, और वो लोग भी सहमत है जो हमारी हालत पर तरस खाता है। यानी हमारी जो दीनहीन हालत है, व्यवस्था है, जनता की हालत पर तरस खा करके हमको खाने की सामग्री प्रदान करते हैं, वो भी इस बात से सहमत है। उनका कहना है, प्रशासन या व्यवस्था जो है वो चालाक आदमी है, उसका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। बसंत यहाँ पर अच्छे दिनों का प्रतीक है। बसंत जब आता है तो आप लोग देखोगे कितना अच्छा मौसम हो जाता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है। तो उसी को यहाँ पर लिया है कवि ने अच्छे दिनों के लिए, और कह रहे हैं कि बसंत जो है वो, ये बच्चे जो है वो हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं, यानी कि अच्छे दिन लाने में हमारी मदद करते हैं। ये किस तरीके से मदद करते हैं कि जैसे कि बच्चे बढ़ेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो और ज्यादा योजनाएं आएंगी, बड़े बड़े बजट पास होंगे, और उन बजट में क्या होगा, ज्यादा पैसा होगा, और उस पैसे को वो हजम कर पाएंगे, अधिक से अधिक धन का अर्जन कर पाए प्रशासन या व्यवस्था। तो इस तरीके बच्चे जो है वो बसंत बुनने में मदद करते हैं। फिर आगे की पंक्तियां हैं, लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। फिर कवि कह रहे हैं कि जो है वो यहीं पर वो भूल जाते हैं कि ये बच्चे नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे अपराध हैं जिनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि ये जो बच्चे हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, इन बच्चों को, बच्चे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि इनको शिक्षित करना पड़ेगा, और शिक्षित तो सरकार कर नहीं रही है। तो इससे क्या होगा, बच्चे अपनी दिशा से भटक जाएंगे और वो अपराध की दिशा में अग्रसर होंगे। तो इससे क्या होगा, अपराध बढ़ेंगे देश में। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि हमारे अपराध फूलते हैं।
तो कहीं ना कहीं क्या होगा, देश में अपराधों को बढ़ावा मिलेगा। फिर आगे की पंक्तियां हैं, मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। फिर कवि आगे कह रहे हैं कि वो जो चालाक आदमी यानी सत्ता व्यवस्था या प्रशासन है, उसने मेरी किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा। यानी कि वो जो आदमी है वो इतना निर्लज्ज है, प्रशासन व्यवस्था है जो, उसने कवि की एक भी बात का उत्तर नहीं दिया और वो निरंतर हंसता रहा। वो इतना निर्लज्ज है कि वो इसने जनता की इतनी समस्याओं, भूखमरी, बेरोजगारी जो है उस पर भी वो हंस रहा है। उसको किसी भी प्रकार का दया भाव नहीं है उसके अंदर। और फिर क्या किया उसने, फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। और फिर उसने क्या किया, जल्दी से कवि से अपना हाथ छुड़ा लिया, यानी अपने आप को उससे अलग कर लिया। यानी कि वो जो है वो कवि जो है कहीं ना कहीं वो बुद्धिजीवी वर्ग है, और जो व्यवस्था होती है वो बुद्धिजीवी वर्ग से घबराती है, क्योंकि वो प्रश्न पूछेंगे तो कहीं ना कहीं सही उत्तर तो आपके मुंह से निकल ही जाएगा। इसलिए वो जल्दी से कवि से हाथ छुड़ा करके जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। यानी कि वो जनता के हित की बातें करने लगा कि जनता के लिए तो ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ये योजनाएं चल रही हैं, इस तरीके का बजट पास हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। और बड़ी ही चालाकी से उसने क्या किया, बात को बदल दिया। मैंने खुद को समझाया, यार उस जगह खाली जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना? तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। अब क्या है कि कवि को व्यवस्था या प्रशासन से तो उत्तर कोई भी नहीं मिला। अब कवि सोच रहे हैं कि क्यों ना जनता से पूछा जाए, जनता के पास शायद इसका उत्तर हो। फिर कवि कह रहे मैंने खुद को समझाया कि उस जगह तुम, यानी जनता के पास खाली हाथ जाने से तुम क्यों इस तरह झिझक रहे हो? वो तुमसे कोई प्रश्न थोड़ी पूछेंगे। यानी कि क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? यानी कि तुम्हें उनका सामना नहीं करना है। वो तुमसे किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछेंगे। उनको खुद ही उस व्यवस्था प्रशासन से कोई भी भेदभाव नहीं है। वो उसको अपनी इस प्रकार की व्यवस्था का दोषी वो प्रशासन को नहीं ठहराते। वो तुमसे किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछेंगे। तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते। तो कवि कह रहे हैं कि अर्थात ये जो जनता है वो अपना पतन देख रही है। कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो, यानी जो जनता है वो कुआं झांक रही है, कहीं ना कहीं वो अपना पतन देख रही है, अपनी दुर्व्यवस्था को देख रही है, और अपने आगे किस तरीके की परिस्थितियां आ सकती है वो उनको देख रही। तुम उसकी केवल पीठ देख सकते हो, उनका सामना तुम्हें नहीं करना है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि आम जनता भी तुम्हें पीठ ही दिखाएगी, वो तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगी तुम्हें। ना ही वो व्यवस्था के खिलाफ विरोध करने के लिए उतरेगी, ना ही वो क्रांति करेगी। फिर आगे की पंक्तियां हैं, और सहसा मैंने पाया मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूं और उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे ना भूख मिट रही है ना मौसम बदल रहा है। फिर कवि जो है वो आगे कहते हैं कि और अचानक से जब कवि को उस चालाक आदमी से यानी व्यवस्था से, प्रशासन से कोई उत्तर नहीं मिला और सामान्य जनता से भी कोई उत्तर नहीं मिला, तो कवि कह रहे हैं कि अचानक से मैंने पाया कि मैं अपने ही प्रश्नों, यानी जो कवि के पास प्रश्न थे वो अपने ही प्रश्नों के आगे मैं खुद से खड़ा। यानी आप लोगों ने देखा होगा जब आपके पास कोई प्रश्न होता है, जब उसका जवाब नहीं मिलता कहीं से, तो कहीं ना कहीं वो प्रश्न आपके सामने ही खड़े हो जाते हैं आकर, यानी आपको ही उनका उत्तर खोजना होता है, विश्लेषण करना। तो उसी बात को यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं खुद अपने सवालों के सामने आकर के खड़ा हो गया, यानी मुझे खुद ही उन उत्तरों को ढूंढना है। अचानक से कहते हैं कि और जब कवि विश्लेषण करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है समस्या का कारण। तो कहते हैं मैं उस मुहावरे को समझ गया हूं, यानी कि मैं उस कारण को समझ गया हूं जो कि इन समस्याओं के पीछे है, इस जनता की, इस बेरोजगारी, इस व्यवस्था के पीछे जो कारण है मैं उसको समझ गया। और कहते हैं मैं समझ गया हूं कि जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है,
मैं उस कारणों को समझ गया हूँ जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, कि किस तरह की जो व्यवस्था प्रशासन है वो आजादी और गांधी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है कि हमने अब देश आजाद हो गया है, और गांधी के नाम पर कि अहिंसा अहिंसा का मार्ग अपनाओ, हिंसा नहीं करनी है, किस तरह की वो दब्बू बना रही है जनता को गांधी के नाम पर। और क्या कर रही है, गांधी के नाम पर ही वोट बटोर रही है। यहाँ पर कांग्रेस पर जो है वो व्यंग किया है कवि ने, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो आजादी और गांधी के नाम पर वो जनता को बेवकूफ बना रही है प्रशासन, और जिससे क्या हो रहा है, जिससे ना भूख मिट रही है और ना मौसम बदल रहा है, जिससे ना तो ही अकाल मिट रहा है और ना ही सामान्य जनता की जो है वो स्थिति बदल रही है। ना मौसम बदल रहा है, ना ही कवि कह रहे हैं कि ना मौसम बदल रहा है, इसका मतलब ना ही देश की जो व्यवस्था है वो बदल रही है, देश का जो परिदृश्य है, स्थिति है, वो बदल रही है। यानी जो आजादी और गांधी के नाम पर जो मुहावरा चल रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे ना ही देश का अकाल खत्म हो रहा है, जनता की स्थिति बदल रही है, और ना ही देश की स्थिति, देश की व्यवस्था जो है वो बदल रही है इन चीजों से। और हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं, और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं। फिर कवि जो है वो आगे कह रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, ना अकाल ही खत्म हो रहा है और ना ही देश का परिदृश्य, देश की स्थिति ही बदल रही है इन चीजों से। और क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि लोग बिलबिला रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पेड़ों को नंगा कर रहे हैं, यानी कि पेड़ों पर से पत्ते और छालों को निकाल के खा रहे हैं। इसी के लिए कवि ने बोला कि पेड़ों को नंगा कर रहे हैं। फिर पेड़ों से, अब वो भूख से परेशान है तो वो क्या करे, तो वो पेड़ से पत्ते और छाल को निकाल करके खा रहे हैं। भूख से मर रहे हैं तड़प तड़प के लोग, और दान कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो इस पर भी सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, वो खाने की सामग्री जो है वो दान कर रहे हैं। और दान किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो आगे के समय में इसके ही द्वारा अपना जो है वोट बटोर सके। जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। और इस पर भी, इस गरीबी और ये जो अकाल पड़ा है, इस पर भी क्या की जा रही है, जलसे हो रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, गोष्ठियां हो रही हैं, यानी निरंतर पैसा खर्च किया जा रहा है, सभाएं गोष्ठी हो रही हैं। और क्या किया जा रहा है कि बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बजट पास हो रहे हैं बड़े बड़े, यानी इस पर भी लोग, इसको भी लोग भुना रहे हैं, इस अकाल को भी लोग भुना रहे हैं और पैसा, धन को अर्जन कर रहे हैं बड़े बड़े नेता। भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जनता को इसमें जबरदस्ती जो है हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है इन जलसों और जुलूसों में। और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं, और इन जलसों जुलूस में अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। सोहर वो गीत होता है जो कि जब किसी घर में बच्चा जो जब जन्म लेता है तो वहां पर जिस प्रकार के गीत गाए जाते हैं उनको सोहर के गीत होते हैं, यानी खुशी के गीत होते हैं ये। तो वही कह रहे हैं, अकाल जो कि एक भयानक परिस्थिति है, उसको लोग सोहर की तरह गा रहे हैं, यानी सोहर के जैसे गीत होते हैं उसको खुशी से गा रहे हैं, क्योंकि वो तो पैसे का अर्जन कर रहे हैं ना इस अकाल के ही लेकर के, इस अकाल को लेकर के ही वो पैसे का अर्जन कर रहे हैं, तो इसलिए अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। पर क्या हो रहा है, झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं। यहाँ कवि जनता के लिए कह रहे हैं कि जनता के झुलसे हुए चेहरे, यानी जनता को इतना शोषित किया गया है कि उनके चेहरे झुलस गए, और कह रहे हैं झुलसे हुए चेहरों पर भी कोई चेतावनी नहीं है। इतना कुछ हो रहा है, राजनेता व्यवस्था जो है वो इतना कुछ इनके साथ कर रहे हैं, इतना इनका शोषण किया, फिर भी इनके चेहरों पर कोई चेतावनी की संकेत नहीं, यानी कोई भी विरोध के चिन्ह आपको देखने को नहीं मिलेंगे जनता में। कोई भी चेतावनी नहीं, कोई भी क्रांति की संभावना नहीं है, क्योंकि वो तो इस अकाल को नियति मान के चल रहे हैं ना, तो उनके चेहरों पर कोई भी चेतावनी जो है वो नहीं देखने को मिल रही है, किसी भी तरह का आक्रोश जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है।
फिर आगे कवि कह रहे हैं कि मैंने जब उनसे कहा कि देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर ये मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। वे इस जंगल की सराहना करते हैं, भारतवर्ष नदियों का देश है। फिर आगे की पंक्तियों में कवि जो है वो कह रहे हैं कि जब जब मैंने इस समस्या पर बात करने की कोशिश की है, उनसे कहा है कि देश, राशन और शासन, यानी कि जनता के बारे में कहते हैं कि प्रशासन के बारे में कहते हैं कि जब मैंने इस समस्या पर उंगली उठाने की कोशिश की है कि देश में अकाल पड़ रहा है, शासन क्या कर रहा है, व्यवस्था क्या कर रही है, और गरीबों के लिए, जनता के लिए राशन क्यों नहीं उपलब्ध करवा रही है, तो प्रशासन ने मुझे टोक दिया है। क्योंकि जो व्यवस्था होती वो समस्या के मूल कारण पर किसी को नहीं पहुंचने देती, तो कह रहे उन्होंने मुझे टोक दिया है, यानी वो मुझे रोक देते हैं। अक्सर ये मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं, यानी व्यवस्था जो है वो कवि कह रहे हैं कि वो मुझे अक्सर अपराध के असली कारण पर, यानी जो समस्या है उसके असली कारण पर संकेत करने से या उंगली रखने से या उसको सामने रखने से, जनता के सामने रखने से वो मना कर देती है। प्रशासन को तो ये काम ही होता है कि जब अकेला आदमी जब किसी का विरोध करता है तो प्रशासन क्या करती है, या तो उसको मना करती है या जब वो नहीं मानता तो उसको उठा करके जेल में बंद कर देती है। तो वही कह रहे हैं कि मुझको अपराध के असली कारण पर, समस्या के असली कारण पर संकेत करने से या उसको सामने रखने से मना कर देती है, जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। यहाँ पर जनता के बारे में बात करें कि इनका जो है वो आधे से ज्यादा शरीर जो है भेड़ियों के द्वारा खा लिया गया। भेड़िया यहाँ पर प्रशासन को बोला गया है, और कवि कह रहे हैं कि ये जो जनता है इसका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों द्वारा खा लिया गया, यानी कि इसका जो है वो शोषण प्रशासन द्वारा किया जा चुका है। और वो जो जनता है वो फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो इनको जो है वो प्रोत्साहित करती है, वो इनकी सराहना करती है, और जो अकाल पड़ गया है उसको अपनी नियति मान करके चल रही है। यहाँ पर देश को जो है वो जंगल राज कहा है कवि ने, कह रहे हैं वो इस जंगल की, प्रशासन को तो भेड़िया बोल दिया कवि ने, अब यहाँ पर देश को जो कह रहे हैं इस जंगल की सराहना करते हैं, तब भी वो इस देश की सराहना कर रहे हैं, इस प्रशासन की जय जयकार कर रहे हैं कि भारतवर्ष नदियों का देश है, कि जो भारत है वो तो नदियों का देश है, यहाँ तो अकाल पड़ ही नहीं सकता, यहाँ पर पानी की कोई कमी थोड़ी जो यहाँ पर अकाल पड़ जाए, यहाँ पर अकाल तो पड़ना ही नहीं चाहिए, ये तो नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है, यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। तो कवि कह रहे हैं कि बेशक उनका जो विचार है, सामान्य जनता की जो विचार है, ये विचार, ये धारणा ही उनकी दशा का कारण है। उनकी जो दशा है, जो ये भूखमरी को झेल रहे हैं, ये दशा का उनका कारण ही ये विचार है, ये धारणा है। ये दूसरी बात है कि इस बार पानी के कारण ही उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसी के कारण ये इतने परेशान है। फिर आगे की पंक्तियां हैं, मगर वे है कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते, जो पूरे समुदाय से अपनी गीजा वसूल करता है, कभी गाय से कभी हाय से। फिर अभी आगे की पंक्तियों में कहते हैं, मगर वे इसकी असलियत नहीं समझते। कवि जनता के लिए कहते हैं कि वो जो जनता है, सामान्य जनता है, वो मेरी इस बात को समझती ही नहीं है। ये जो अकाल पड़ रहा है ये कृत्रिम अकाल है, ये व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, और ये क्या, ये अनाज में छुपे हुए इस आदमी की नीयत नहीं समझते कि उस आदमी की नीयत कैसी है, और ये क्या करते हैं, फिर भी उसकी, उस व्यवस्था की, उस प्रशासन की गुलामी करते हैं, उनकी जी हुजूरी करते हैं, जो पूरे समुदाय से अपनी गीजा वसूल करता है। गीजा यानी कि खुराक। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो प्रशासन व्यवस्था है, ये जो पूंजीपति लोग हैं, ये पूरे समुदाय से, पूरे समाज से अपनी खुराक को वसूल करते हैं। और किस रूप में वसूल करते हैं ये? कभी गाय से कभी हाय से। गाय से यानी कि गाय जो है यहाँ पर ये धर्म का प्रतीक है, और हाय जो है ये बाहरी विपदा, बाहरी आक्रमण आप इनको बोल सकते हैं। पूंजीपति लोग है या प्रशासन व्यवस्था है, ये पूरे समाज से गीजा यानी अपनी खुराक को वसूल कर रही है,
किस रूप में वसूल करे? कभी गाय के नाम पर, यानी कभी धर्म के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर चंदा हो रहा है, और कभी बाहरी आक्रमण के नाम पर, बाहर से यानी बाहरी आक्रमण के नाम पर चंदा हो रहा है। इससे ये अपनी खुराक को जो है वो वसूल कर रहे हैं सामान्य जनता से। फिर आगे की पंक्तियां हैं, यह सब कैसे होता है मैं उसे समझाता हूं, मैं उन्हें समझाता हूं। यह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उसी उम्र में मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। फिर कवि कह रहे हैं कि ये सब तो हो गया कि जो पूंजीपति लोग हैं ये कभी धर्म के नाम पर, कभी बाहरी आक्रमण के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं। तो करिए ये सारी चीजें किस तरीके से होती हैं, ये सब मैं सामान्य जनता को समझाने की कोशिश करता हूं, उनको बताता हूं कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, इसका मूल कारण क्या है, ये जो प्रशासन है ये क्यों कर रहा है तुम्हारे साथ। मैं उन्हें समझाता हूं कि ये कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है, यानी कि ये जो आप कह रहे हैं कि भारतवर्ष जो है वो प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पर समानता है, समानता और स्वतंत्रता है, लेकिन ये किस तरीके की समानता है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा, यानी जिस उम्र में मेरी माँ है उसका चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, यानी उसके चेहरे पे खूब सारी झुर्रियां हैं, यानी वो कुपोषित है। जिस उम्र में मेरी माँ जो है वो उसका चेहरा जो है झुर्रियों की झोली बन गया, यानी वो कुपोषित है, वो भूख से मर रही है। उसी उम्र में, यानी उसी उम्र की, मेरी माँ की उम्र की मेरी पड़ोस की महिला, मेरे पड़ोस में एक महिला है वो मेरी माँ की उम्र की, और उसी उम्र की मेरी उस महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है, यानी वो तो खूब ज्यादा सुंदर है, वो जवान है एकदम, लेकिन मेरी माँ जो है वो उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया है। ये किस प्रकार की समानता है जो कि उनको सामान्य जनता को दिख नहीं रही है। और ये जो महिला है इसके चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है, ये जो महिला है इसके ये क्यों है, इसके चेहरे पर इतना जो सौंदर्य है वो क्यों है, क्योंकि इसके यहाँ घूसखोरी का पैसा आ रहा है। तो कह रहे हैं कि ये किस प्रकार की समानता है कि एक जो व्यक्ति है वो एक तरीके का है, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल अलग तरीके का, ये किस तरीके की समानता है इस देश में। फिर आगे की पंक्तियां हैं, वे चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या पता क्या है कुछ पता नहीं। कवि कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है इनको मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं उन्हें समझाता हूँ कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, ये किस प्रकार का प्रजातांत्रिक देश है कि यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे तरीके का है, दूसरा व्यक्ति दूसरी तरीके की, किस तरीके की समानता इस देश में है। और वो क्या करते हैं, सामान्य जनता जो है वो चुपचाप इस चीज को सुन रहे हैं, कुछ भी बोल नहीं रहे, वो चुपचाप इस चीज को सुनते हैं। उनकी आंखों में विरक्ति है, उनकी आंखों में विरक्ति है, उदासीनता है, ऐसा लग रहा उनको देखी कि वे समाज से विरक्त हो गए हैं, उनको किसी भी तरीके का कुछ भी भाव नहीं है उनकी आंखों में, ऐसा लग रहा उन्होंने समाज से संन्यास ले लिया, उन्हें कुछ भी मतलब नहीं है समाज से, पछतावा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका भाग्य ही ऐसा है, ये नियति है उनकी, और संकोच है, उनको संकोच है, वो संकोच कर रहे हैं शायद बोलने से कि ऐसा ना हो कि हम कुछ बोले और प्रशासन जो है वो हम पर और ज्यादा अत्याचार करे, इसलिए वो संकोच कर रहे हैं बोलने से। ये सामान्य जनता के लिए बोल रहे हैं कवि। और या क्या है कुछ पता नहीं चलता, और कवि कह रहे हैं कि ये उनकी आंखों में विरक्ति दिखती है, या समाज से वो विरक्त हो गए हैं, या उनको पछतावा है, या वो बोलने से डर रहे हैं, पता नहीं ये सब क्या है, कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, या वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। और कवि कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि वो इस कदर पस्त हैं, या वो इस कदर हार चुके हैं कि वो अब उदासीन हो गए हैं, वो कुछ भी नहीं करना चाहते। यहाँ कवि कह रहे हैं कि या हो सकता है कि वो उन्होंने पहले विरोध किया होगा, लेकिन उनको इस तरीके की यातनाएं दी गई कि वो अब उदासीन हो गए हैं, वो और ज्यादा विरोध नहीं करना चाहते हैं। और मैं सोचने लगता हूं कि इस देश में
एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। और कवि कह रहे हैं कि और ये सारी चीजें देख करके मैं सोचने लगता हूँ, कवि कह रहे हैं मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ, मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में, इस भारतवर्ष में एकता जो है वो युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। कि इस देश में एकता जो है वो युद्ध के समय देखने को मिलती है और दया जो है वो अकाल के समय देखने को मिलती है। कह रहे हैं कि एकता जो है वो जब युद्ध होगा कोई भी तब आपको देखने को मिलेगी, और दया जब अकाल पड़ेगा या किसी प्रकार की विपदा आएगी देश में तब दया सहानुभूति आपको देखने को मिलेगी। फिर आगे एक पंक्तियां हैं, क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूजी है। कवि कह रहे हैं कि क्रांति जो शब्द है या जो क्रांति है ये यहाँ के जो असंग लोग हैं उन लोगों के लिए क्या है क्रांति? किसी अबोध बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता। अबोध क्या होता है? जो कुछ भी नहीं जानता बच्चा, 3-4 वर्ष का बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता, उसके हाथों की जूजी यानी कि खिलौना है। तो कवि कह रहे हैं कि क्रांति इन लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्रांति उसी तरीके है जिस प्रकार से एक जो 3-4 वर्ष का बच्चा होता है, अबोध बच्चा होता है जो कुछ भी नहीं जानता, उसके हाथों में कि कौन सा खिलौना है, उसे किस तरीके खेलना है, वो कुछ भी नहीं जानता। ये क्रांति जो है ये इस खिलौने की भांति है यहाँ के लोगों के लिए। वो क्रांति का अर्थ ही नहीं समझते, वो जानते ही नहीं कि क्रांति किस प्रकार से की जाती है, अर्थात क्रांति करना ही नहीं जानते वो। तो यहाँ से ये कविता है ये समाप्त हो जाती है। और इस कविता को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। इसमें यहाँ पर जो पंक्तियां हैं मैं आप लोगों को बता दूं किस तरीके के प्रश्न इससे पूछे गए थे पेपर में। तो यहाँ पर पूछा गया था पेपर में प्रश्न की जो एकता है, एकता और दया जो है वो किसकी पूंजी है? एकता और दया जो है वो किसकी पूंजी? तो एकता युद्ध की और दया जो है वो अकाल की पूंजी है। ये पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसकी ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, वे इस कदर पस्त है कि तटस्थ है। ये पूछा जा सकता है कि किसके लिए कवि ने बोला है, तो ये सामान्य जनता के लिए बोला गया है। और इसकी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे ना भूख मिट रही है और ना मौसम बदल रहा है। ये जो है ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। और ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। और ये पंक्तियां तो इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पंक्तियां देख करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस कविता की पंक्तियां हैं, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे इसमें। उसके अलावा ये कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, ये तो पेपर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इनको आप लोग जरूर याद रखेंगे कि संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है। उसके अलावा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये कविता कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।